We study the next part of the वे ऑप्टिक्स डेट इज़ इससे पहले की वीडियो में हम देखे थे क्या कि न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था और हाइजीन थ्योरी को प्रपोज्ड किया गया था। हाइजीन थ्योरी के जो बेसिक लॉज है वो आप लोग लोअर क्लासेस में स्टडी कर चुके हो। उसमें ये बताया था कि अगर सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर पहले ड्रॉ किया जाएगा नॉर्मल, और द एंगल मेड बाय नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट जब इंसिडेंट होगी तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दोनों कैसा होता है, इक्वल। ये हाइजीन्स ने प्रूव किया था वेव थ्योरी में। दूसरा उसने ये एक फार्मूला दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से म्यू से रिप्रेजेंट करो या ईटा से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन म्यू विच इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है। ये क्या बना था, स्नेल्स लॉ जिसको कहा जाता है। तो ये जो लॉज हैं ये लॉज को जो है वो प्रूव किया गया है बाय हाइजीन्स प्रिंसिपल के। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये बताया गया कि वेव जो ट्रैवल होती है वेव ट्रैवल होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। अब जब वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रैवल होती है तो इस तरीके से वो आगे प्रोपगेट होती है, आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो इसका जितने लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं हम उसको बना देते हैं, तो उसकी एक सरफेस बनती है, उसको कहा जाता है वेव सरफेस। और इसी वेव फ्रंट के ऊपर अगर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है उसको कहा जाता है वेव नॉर्मल। अगर इसी का एक वेव फ्रंट का छोटा पार्ट लिया जाता है तो उसको कहा जाता है वेवलेट। तो इसी वेव फ्रंट के बेसिस पर हाइजीन ने बताया कि वेव जो है वो रे के फॉर्म में आगे प्रोपगेट नहीं होती बल्कि वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो इसकी वेव फ्रंट की उसने टाइप बताई थी कि वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट भी होती है और प्लेन वेव फ्रंट भी होती है। और उसकी बेसिस पर उसने 3 अपने प्रिंसिपल दिए थे। तब उसके जो कंस्ट्रक्शन अगर आप लोग देखोगे स्फेरिकल वेव फ्रंट का और प्लेन वेव फ्रंट का, जैसे अगर आपका सोर्स है और सोर्स से लार्जर डिस्टेंस से वेव फ्रंट आ रही है तो एक स्मॉल अगर सरफेस कंसीडर करोगे तो ये स्मॉल सरफेस आपको कैसी मिलेगी, प्लेन मिलेगी। और इस प्लेन सरफेस से जो आप लोग वेव फ्रंट बनाओगे तो उस तरीके से प्लेन सरफेस से जो आपकी वेव फ्रंट बनेगी उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी अगर आपका स्टार्टिंग टाइम 0 है, मानकर चलते हैं कि अगर आपका स्टार्टिंग टाइम 0 है तो ये पहली वेव फ्रंट बनी। यहाँ पर आपका सोर्स होगा, यानी यहाँ पे आपका सोर्स होगा, यहाँ सोर्स होगा। तो सोर्स से जब लाइट वेव ट्रेवल होगी उसका एक पॉइंट कंसीडर करें तो वो प्लेन आएगा। यानी आपका एक मेन सोर्स यहाँ मान लो तो ये प्लेन आया। अब इसका एक स्फीयर बनाओगे, यानी उसका एक पॉइंट लोगे तो इसका जो एक पॉइंट कंसीडर करोगे तो इसका एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट बिकम्स ए सेकेंडरी सोर्स एंड गिव्स आउट ए सेकेंडरी वेवलेट्स। ये इसका हाइजीन प्रिंसिपल है। हाइजीन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, अगर वेव फ्रंट कंसीडर करते हैं, ये पहली वेव फ्रंट है जब उसका टाइम है, तो इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सोर्स, और अपनी क्या करेगा, सेकेंडरी वेव्स देगा, और जो कैसी जाएगी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी वेव्स बनी। अब इस सेकेंडरी वेव्स के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो उसका हाइजीन का 3 प्रिंसिपल बनता है। पहला प्रिंसिपल हाइजीन का यही है कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, हाइजीन का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट बिहेव्स एज इफ इट इज ए सेकेंडरी वेव्स ऑफ लाइट सेंडिंग सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। यानी वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वेव्स बनेगा और सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा। उसके बाद बताया गया है कि जो न्यूली सेकेंडरी वेवलेट्स होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसी से आपकी वेव फ्रंट आगे बढ़ती है। और रिजल्टेंट वेव फ्रंट पर एनी पोजीशन पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वो क्या बताएगा, वेवलेट एट दैट इंस्टेंट। इस तरीके से 3 प्रिंसिपल है। और इस 3 प्रिंसिपल में इसके बेसिस पर अगर हम बताएं कि ये जो वेव फ्रंट आपकी बनी, स्फेरिकल वेव फ्रंट जो आपकी बनी, इसके स्फेरिकल वेव फ्रंट के सरफेस को अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो यहाँ पे ये सब क्या आ गई, अंदर की सेकेंडरी सोर्स आ गया। और जब ये टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये एक दूसरी वेव फ्रंट बन गई। लेकिन इस दूसरी वेव फ्रंट के बनने के लिए उसको कुछ टाइम लगा। पहले तो हमारा टाइम कितना था, 0, बाद में वो टाइम कितना हो गया, मानकर चलते हो कि वो टाइम कितना हो गया, t। तो t इक्वल हो जाता है किसके, t के, सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए। तो हाइजीन यही कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट
बिहेव्स एज इफ इट इज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंडरी वेव्स देता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। तो इस तरीके से ये सेकेंडरी बनेगी। अब ये जो टेंजेंट बना ना, इस टेंजेंट के भी अब इसको यहाँ पे हम एक सोर्स मान लो, इसको एक सोर्स मान लो, ये से, तो ये अपनी क्या बनाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएगा आगे, यानी इस तरीके से सर्कुलर बनेगा। तो यानी वेव फ्रंट जो है वो कंटिन्यूअस से आगे आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो इसी वेव फ्रंट को इस फिगर में बता सकते कि अगर अपना एक सोर्स है तो इस सोर्स से पहली वेव फ्रंट बनी, फर्स्ट वेव फ्रंट का अगर एक एक पॉइंट लो, हर पॉइंट को जोड़ते जाओ तो ये यानी पहली वेव फ्रंट बनी। फिर इस वेव फ्रंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए, अब ये क्या बन जाएगा, उसका सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स से जब आगे पॉइंट जोड़ते जाएंगे तो वेव फ्रंट जो है वो कंटिन्यूअस क्या होते जाएगी, आगे प्रोपागेट होगी। लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड होती है, ओनली इन वन डायरेक्शन। और रिजल्टेंट वेव फ्रंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बना देता है, अपने को सेकेंडरी वेवलेट्स देता है एट दैट इंस्टेंट। तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट से बना। ऐसे ही अगर हम एक स्फेरिकल वेव फ्रंट से बनाएंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट से एक सोर्स लिए, अब उससे अपने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनी। अब ये पहली वेव फ्रंट हो गई हमारी। अब ये क्या हो गई, जितने भी सरफेस है सब सरफेस को अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करके जोड़ दिए तो ये क्या बन जाएगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगी। और इस सेकेंडरी वेव फ्रंट को हम जब कनेक्ट करेंगे तो वेव फ्रंट एट टाइम टी बनेगा। तो इस तरीके से हम ये बताएं कि ये प्रोग्रेसिव वेव ऑफ प्लेन वेव फ्रंट है और ये प्रोग्रेसिव वेव ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब जितना डिस्टेंस, जैसे अगर हमको मालूम करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फार्मूला हमको मिलेगा किससे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी अगर मान लो कि यहाँ टाइम टी से उसको यहाँ टाइम टी तक, यानी टाइम 0 से टी इज इक्वल टू टी तक पहुंचने में उसको वेलोसिटी लगती है v, और टाइम उसका हो जाता है कितना, t। तो उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो डिस्टेंस उसका ट्रेवल होगा कितना, vt। तो ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बताया गया किससे, vt से। यहाँ पर जो स्फेरिकल है, इस स्फेरिकल से इस पॉइंट तक पहुंचने तक के जो उसको टाइम लगा, वो टाइम कितना हुआ उसका, सॉरी उसको टाइम लगा कैपिटल T। इनिशियल तो उसका टाइम 0 माने, बाद में उसको यहाँ तक पहुंचने को उसको टाइम लगा कैपिटल T, और डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितना, vt। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया किसका, स्फेरिकल वेव फ्रंट का और प्लेन वेव फ्रंट का। बनता किससे है, हाइजिन के 3 प्रिंसिपल से। हाइजिन का 3 प्रिंसिपल क्या कहलाता है कि अगर एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट क्या बनता है, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट बिहेव्स एज ए secondary source of light sending out secondary waves in all possible direction. The new secondary wavelets are more effective, और उसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वेवलेट। तो इस तरीके से यानी 3 प्रिंसिपल के बेसिस पर प्लेन वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट हम बता सकते हैं। अब यहाँ पर आगे जो है डेरिवेशन है कि प्रूव करना है जो स्नेल्स लॉ, और ये आपका एंगल ऑफ आई इक्वल होता है एंगल ऑफ आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर है। तो इसको वेव फ्रंट के उससे हमको क्या करना है, प्रूव करना है। यानी वेव फ्रंट की हेल्प लेकर रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमको प्रूव करना है। और ये काम किसने किया था, हाइजिन ने। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा उसकी फिगर, और उसको यानी हमको ये बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमको प्रूव करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। लेकिन रे से लेकर नहीं प्रूव करना है, बल्कि हमको बताना किससे है, वेव फ्रंट से। और ये वेव टॉपिक का अगला वीडियो। तब यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे हम क्या, कि हमारे पास एक सरफेस दी गई है और वो सरफेस कैसी है, एक प्लेन सरफेस है। अब प्लेन सरफेस कैसी है, प्लेन सरफेस हम जिसको मानेंगे, जहाँ से उसका नाम दे देते हैं MN। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते चलेंगे कि MN जो है वो हमारी क्या है, प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होगी तो वो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो पहले हम यहाँ कंसीडर करेंगे कि AB जो है वो हमारी क्या है, प्लेन सरफेस है। MN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो MN जो है वो क्या बनेगी, प्लेन सरफेस। MN जो है वो क्या बनेगी, प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस को डायग्राम में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लेन सरफेस को डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, डायग्राम ये बनी है। डायग्राम को ध्यान में रखना, MN जो है वो क्या है, प्लेन सरफेस है। या तो यहीं पर लिखते चलो कि MN जो है वो क्या है,
प्लेन सरफेस है, एम एन जो है वो प्लेन सरफेस है। और ए बी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये जो ए बी है ये एक क्या है, व्यू फ्रंट है। ये ए बी व्यू फ्रंट बाउंड है दो रे से, एक रे है क्या आर और दूसरी रे है क्यू। देखो आर ए क्यू बी, दो रे से ये प्लेन व्यू फ्रंट आपकी क्या है, कैसी है, बाउंडेड है। तो ये एक्सप्लेनेशन में आपको सबको बताना रहेगा कि ए मेन क्या है, प्लेन सरफेस है, और आर और क्यू जो है दो रे है, इस दो रे से आपकी ए प्लेन व्यू फ्रंट बाउंडिंग कंडीशन में। अब जैसे ही आपकी जो ये रे इंसिडेंट होगी सरफेस के ऊपर, तो जब ये सरफेस के ऊपर ए पॉइंट पहुंचेगा तो मान कर चलो टाइम कितना है हमारा 0, लेकिन अभी बी सरफेस तक नहीं पहुंचे। ये जो वेव फ्रंट आपकी आ रही है ये कैसी आ रही है, सरफेस तक इंक्लाइंड आ रही है। सरफेस तक कैसी पहुंच रही है, इंक्लाइन। जब अगर ये सरफेस तक इंक्लाइन आ रही है तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लगा, और वो टाइम हम क्या मान लिए, कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। टाइम कितने के बराबर है, 0। अब अगर हमारा टाइम 0 है तो इतने टाइम तक तो ए तक पहुंच गई, लेकिन बी वाली जो है वो अभी सरफेस तक नहीं पहुंची है। यानी बी जो है यहाँ पर बी का टाइम कितना है, 0 है। बी का टाइम अभी यहाँ 0 है, जब तक कि ए हमारा सरफेस तक पहुंच गया। जैसे ही ये रे आपकी यानी पॉइंट ए सरफेस तक पहुंचेगा, अकॉर्डिंग टू हाइजीन प्रिंसिपल, पॉइंट ए बिकम अ सेकेंडरी सोर्स एंड गिव्स आउट इट्स सेकेंडरी व्यू फ्रंट। वो अपनी सेकेंडरी व्यूज क्या देगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में देगा। तो ये उसकी क्या दिया, अपनी सेकेंडरी व्यूज दिए। ये अपनी सेकेंडरी व्यूज, यानी ये इसकी प्रोपगेशन ऑफ व्यू हो गई, है ना। और ये जो है आपको मालूम है कि ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम एंगल बता दिए कि पॉइंट बी भी जो है कैसा है 90, और पॉइंट ए पर जो पहुंचा उसको बता दिए। अब यहाँ जो पी लाइन है एक पॉइंट ए तक पहुंची, ये आपकी क्या हो गई, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी पॉइंट ए क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस बनने के बाद वो सेकेंडरी सोर्स बना। तो अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, तो यहाँ जो एंगल बनेगा उस एंगल को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ए ई क्या बन जाएगा हमारा, रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। ए ई क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। जब ए ई रिफ्लेक्टेड रे बन गई, सब लिखते चलना, ये आर ए क्या हो गई, इंसिडेंट रे हुई, और ए से लेके ई तक के ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड। अब रिफ्लेक्टेड रे से नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बता सकते हैं हमको, यानी वो बाय ज्योमेट्री बताया जाएगा कि ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आई के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आई। जैसे इसको आप लोग ज्योमेट्री लगा के सॉल्व कर लेना, ये पूरा कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना रहेगा 90 माइनस आई। तो इधर से भी कितना बचेगा, ये पूरा 90 माइनस आई, फिर उसको ये आर है, 90 माइनस आई में से आर निकालेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, एंगल आई के इक्वल आता है। या सिंपल ज्योमेट्री से भी अगर लेंगे कि ये अगर एंगल आपका इंसिडेंस आई है तो ये बनेगा आर, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल आर, तो फिर ये क्या हो जाएगा आई, इस तरीके से। तो ये एंगल हो गया आई। अब जब ये पॉइंट सेकेंडरी सोर्स बन गया, अपनी सेकेंडरी व्यूज दे दिया, सेकेंडरी व्यूज के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट। यहाँ पर एक हेमिस्फीयर बताया गया, बुक में पूरा नहीं बताया। अगर हम एक हेमिस्फीयर को पूरा बना लेंगे तो इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, जब तक के ये पॉइंट बी क्या बन जाएगा, बी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो अब इसका जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, बी सी जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बी सी को हम बता देंगे कि वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ उसको बता लेंगे कि इतना वेलोसिटी, मीडियम तो सेम है तो वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी v1, और उसको टाइम कितना लगेगा, अब टी नहीं लगेगा, अब इसका टाइम कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू कैपिटल टी। तब इसको लिख लेंगे कि उसको टाइम कितना लगा, बी सी। ए बी जो हमारी क्या हो गई, प्लेन वेव फ्रंट। अब बाउंडेड है किससे, दो रे से, एक है आर और दूसरी रे जो है वो हमारी कौन सी है, क्यू। आर और क्यू से वो कैसी है, बाउंडेड है। अब यहाँ पर हम बताए
कि P जो है वो क्या ड्रॉ किए, PA जो है वो हम ड्रॉ किए क्या, नॉर्मल। कहाँ ड्रॉ किए, एट पॉइंट A, एट पॉइंट A पर क्या ड्रॉ किए, नॉर्मल। अब यहाँ पर एंगल बना क्या, एंगल RAP, एंगल RAP क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से हमारा एंगल एक और क्या बताए थे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, PAE, एंगल PAE जो हमारा क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, R से। अब एंगल B जो है वो हमारा क्या है, 90 है। ये तो 90 डिग्री क्या है, कैसे है, ये बाय ज्योमेट्री, वेव फ्रंट से आया है ना। अब वेव फ्रंट से हम ज्योमेट्री से हम बता दिए कि ये एंगल कैसा है, कि ये 90 के बराबर है। अब जब ये 90 के बराबर है, BC जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये BC डिस्टेंस ट्रेवल हुआ जो कितने के बराबर है, V1T के। B क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव फ्रंट, है ना। अब BC V1T के, लेकिन B पर टाइम अपना कितना था, 0। अब V1T ये कितना हुआ, तो V1T के बराबर हो गया। अब ये इतना तो हम फिगर से देख चुके। अब फिर फिगर में देखेंगे, फिगर में क्या बताया गया है कि ये जो पॉइंट 20 ये इतना डिस्टेंस है, ये तो इसको यहाँ तक अब पहुँचाइए। अब ये अपनी सेकेंडरी व्यूज देगा, तो अब इसको फिर बताएंगे ज्योमेट्री से। अब देखो कि हमारा दो ट्रायंगल बन गया। दो ट्रायंगल कैसे बना, कि ये एक पॉइंट है हमारा A, और यहाँ पर हम हेमिस्फीयर पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए। टेंजेंट यहाँ C तक गया, ये पॉइंट बना C। ये तो हमारी सरफेस है। अब ये पॉइंट जो हमारा पॉइंट B है, पॉइंट B जो है ये इस पॉइंट तक पहुंचता है, BC। ये कितने के बराबर है, V1T के। ये डिस्टेंस। अब B से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, बाय ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, दो ट्रायंगल मिलेगा। ये पॉइंट हमारा क्या है, E। ये पॉइंट है कितना, B। अब ये एंगल हम निकाले थे कितना, I, और यहाँ पर हमारा क्या है, R। ये कितना है, नॉर्मल है P, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। अब ये C हो गया। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बना। एक ट्रायंगल है क्या, ECA, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACE। और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल BCA। अब देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल I है। इसी तरीके से यहाँ पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर अगर हम ज्योमेट्री से एंगल बनाएंगे, ज्योमेट्री से अगर एंगल बनाएंगे, तो ये हमारा पॉइंट जब बनेगा, तो यहाँ पर भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो एंगल बनता है, ये एंगल कितने के इक्वल आता है, R के। ये एंगल कितने के इक्वल आता है, R के, बाय ज्योमेट्री। ये R है, तो ये भी क्या हो जाता है, R। तो यानी C एंगल जो हमको मिला, यानी कौन सा, ECA, ये एंगल कितने के बराबर है, R के। और एंगल BAC ये कितने के बराबर है, I के। अब यही दो एंगल को अगर हम प्रूव कर देते हैं, तो एंगल I इक्वल हो जाएगा एंगल R के। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि ये जो दो ट्रायंगल है, इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बताना पड़ेगा। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, तो वो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या, बाय कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन 10th में आप लोग स्टडी कियो, कि ये दो मुसल्लस जो है आपका, दो ट्रायंगल है, उसको क्या बताएंगे, कॉन्ग्रेंट बताएंगे। अब कॉन्ग्रेंट बताने के लिए तो पहले हम बता देंगे कि इसमें जो दो एंगल बनता है, एक है एंगल E और एंगल B, वो कैसा है, 90 है। व्यू फ्रंट का एंगल बन रहा है, तो A और B जो है वो कैसा हो जाएगा, 90। तो E और B जो है वो 90 हो जाएगा। तो एंगल E और एंगल B ये कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री। जब दो एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री, और इसमें दो एंगल जो है हमारा, ये एक एंगल उसके दो साइड से लेंगे। अब दो साइड से कैसे लेंगे, कि ये एक साइड है AE, यानी जो मेन फिगर है AE, ये डिस्टेंस, और BC ये डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है। ये पॉइंट यहाँ तक पहुँचा,
अब ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब तक कि ये इतना ट्रेवल कर लेगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसा है, बराबर। तो यानी एक साइड इक्वल हो गई। तो यहाँ बताएंगे कि साइड ए ई इक्वल है किसके, साइड बी सी के। यानी एक ट्रायंगल में एंगल बता दिए इक्वल, उसके बाद साइड बता दिए। और तीसरी चीज़ देखो, दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन आ रही है। ये 90 के अपोजिट है तो हाइपोटेनस बनेगा, ये 90 के अपोजिट है तो ये भी क्या बनेगा, हाइपोटेनस। तो दोनों ट्रायंगल में ए सी जो है वो कैसा है, कॉमन है। तो ए सी जो है इक्वल रहेगा ए सी के, और रीज़न यहाँ पर देंगे कि ये कैसा है, कॉमन है। जब ये कॉमन है और इसको लिख देंगे कि हाइपोटेनस है, 90 के अपोजिट है, यानी अब ये जो दो ट्रायंगल है जिसको कॉन्ग्रेंट बताना है, उस दो ट्रायंगल में दो साइड तो इक्वल हो गई, यानी एक ए सी कॉमन हो गया और दूसरा है कि ये ए ई और साइड बी सी दो इक्वल हो गई। अब जब प्रूव करने के लिए तो यही लगता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड सेम है तो जो साइड सेम है उसके अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल आते हैं। अब देखो, साइड बी सी के अपोजिट एंगल जो बनेगा, ये साइड बी सी हमारी, साइड बी सी के अपोजिट क्या आएगा, आई, और साइड ए ई के अपोजिट क्या आएगा, आर। तो दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो दोनों एंगल आई और एंगल आर जो है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। जब एंगल आई इक्वल हो जाएगा आर के, तो बाय ज्योमेट्री हम बता सकते हैं कि वेव फ्रंट से हम ये प्रूव कर लेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। यानी आई को हम इक्वल बता दिए किसके, आर के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम फिगर से बताएं। और इससे ये क्लियर हो रहा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल वो कैसा है, सब सेम प्लेन में। यानी ये हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ किए तो नॉर्मल बनेगा, यहाँ ड्रॉ किए तो नॉर्मल बनेगा, ये बनेगी इंसिडेंट, ये क्या बन जाएगी उसकी, रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारी क्या बनेगी, इंसिडेंट, ये हो जाएगा नॉर्मल, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड। सब कैसे है, सेम प्लेन में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही है। तो यानी आई इक्वल हो गया आर के, तीनों सेम प्लेन है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपोजिट टू नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये अपोजिट है किसके, नॉर्मल से। तो ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन वेव थ्योरी। हाइजीन वेव थ्योरी में आपको यानी मेन जो है वो थोड़ा डायग्राम पर ध्यान देना है। डायग्राम में एंगल को रिप्रेजेंट करना है और एंगल को प्रूव करने के लिए ज्योमेट्री बताना है। ज्योमेट्री में हम जो बताएंगे कि दोनों एंगल कंस्ट्रक्शन में हमको बताना है कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट है। तो उसके लिए हमको देना है क्या कि ए सी तो दोनों में कॉमन है और दो साइड इक्वल हो गई। जब दो साइड इक्वल हो गई और दो एंगल अगर ना सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये ज्योमेट्री से हम इसको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बता के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वेव थ्योरी, वेव फ्रंट के बेसिस पर हम प्रूव कर लिए।